नमस्कार, सुप्रभात। मैं सत्येंद्र कुमार मौर्य लक्ष्मी प्रसाद मेमोरियल पब्लिक स्कूल गोला बाजार गोरखपुर से। आज हम सभी लोग आलोक धनवा जी द्वारा लिखित पतंग नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। आलोक धनवा जी जो आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं और छायावाद या प्रकृति की सुंदरता को अपनी रचनाओं में केंद्र में रखते हुए मनुष्य के जीवन को अपनी प्रकृति रूपी रचना के साथ व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए यह भी कहा जाता है कि आलोक धनवा जी ज़्यादा अपनी रचनाओं का मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए प्रकृति की सुंदरता को मनुष्य के जीवन के साथ जोड़ने का प्रयत्न करते हैं और इस तरह से वह अपनी कम से कम उम्र में भी वह हिंदी साहित्य में अपना जो योगदान देते हैं वह बड़ा सराहनीय होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी उनके बारे में लिखते हैं कि आलोक धनवा जिस तरह से अपनी रचनाओं में शब्दों का चयन करते हैं वह अपने आप में एक बड़े कवि की पहचान को उजागर करता है। आलोक धनवा जी जो बिहार प्रांत के मुंगेर जिला में सन 1948 ईस्वी में पैदा हुए। देश के आज़ाद होने के बाद 7वीं 8वीं यानी 70 व 80 के दशक में जो देश में नाना प्रकार की विषमताएं फैली हुई थीं उस जन आंदोलन में वह सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और इस तरह से वह समाज को एक नई रूपरेखा या नया स्वरूप देने का करते हैं। आलोक धनवा की छोटी आयु में ही अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोकप्रियता अर्जित की। आलोक धनवा ने अपनी छोटी सी उम्र में ही अपार लोकप्रियता अपने कविता के माध्यम से अर्जित की, जिसका हम देख सकते हैं कि उनकी रचनाओं में आप देखेंगे कि पिछले 2 दशकों में वो देश के विभिन्न भागों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय है और इस तरह से वह उनकी एक पहचान होती है। वह अपने जीवन के माध्यम से लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा भाव दे सकें और लोगों को ये बताने का प्रयत्न कर सकें कि व्यक्ति का सामाजिक होना बहुत ज़रूरी है। व्यक्ति जब तक समाज में अपनी आदर्श अपने व्यक्तित्व को स्थापित नहीं करता है तब तक व्यक्ति का समाज में होना या न होने के एक समान हो जाता है। आइए आगे रचनाएं उनकी देख लेते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं दुनिया रोज बनती है। दुनिया रोज बनती है आलोक धनवा जी की बहुत प्रमुख रचना होती है और इस रचना के माध्यम से आलोक धनवा जी जनता का आदमी सन 1972 में प्रकाशित हुई थी इनकी, लेकिन इनको भागी हुई लड़कियां और बूढ़ों की बेटियां, आलोक धनवा जी की जो रचना होती है भागी हुई लड़कियां और बूढ़ों की बेटियां से अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई। इस प्रकार से यदि हम काव्यगत विशेषताओं और भाषा की दृष्टिकोण से देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित इनकी कविता पतंग के आधार पर कहा जा सकता है। यदि हम पतंग के आधार पर कहें कि इनकी काव्यगत क्या विशेषताएं हैं तो कहा जा सकता है कि आलोक धनवा जी प्रकृति वर्णन और बाल सुलभ क्रियाओं के चित्र में विशेष योग्यता प्राप्त है। कि यह कहा जा सकता है आलोक धनवा जी को बाल सुलभ चेष्टाएं और प्रकृति वर्णन का बड़ा विशेष योग्यता प्राप्त है। पतंग की डोर के सहारे आसमान को छूने की कल्पना को साकार रूप प्रदान करते हैं। पतंग की डोर यानी पतंग से हम आसमान को छू नहीं सकते हैं, लेकिन आलोक धनवा जी इसमें एक कल्पना को रखने का प्रयास करते हैं और उस कल्पना के अद्भुत मिश्रण उनके काव्य में दृष्टिगोचर होते हैं। उनका एक कल्पना का अद्भुत जो मिश्रण है उनके काव्य में देखने को मिलता है। भाषा शैली के दृष्टिकोण से देखें तो आलोक धनवा जी की भाषा सहज सरल और भावानुरूप है, भाव के अनुरूप है। जिस प्रकार की पंक्तियाँ हैं उसी प्रकार के भाव रखने का प्रयत्न करते हैं आलोक धनवा जी।
आगे कहते हैं अनेक शब्द चित्र तथा बिंब भाषा को साकार रूप प्रदान करने में सक्षम। रंगों और ध्वनि का अद्भुत संगम इनके काव्य की विशेषता है। रंगों और ध्वनि का जो अद्भुत संगम है इनके काव्य की सबसे बड़ी विशेषता है। इनकी कविताओं में सामान्य शब्दावली के साथ साथ कुछ विलक्षण प्रयोग भी मिलते हैं, जैसे सावन है, भादो है, शरद है। शरद ऋतु का मानवीकरण अलंकार करते हुए आलोक धनवा जी इसे उस डाकिये की उपमा देते हैं जो डाकिया लोगों का संदेश, लोगों की पत्रावलियाँ, लोगों के चिट्ठियाँ लेके गांव में आता है। लोगों को उस डाकिये का इंतज़ार होता है। सभी लोग उस डाकिये के माध्यम से अपने परिजनों, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवार के लोगों का समाचार जानने का प्रयास करते हैं। वही चीज़ें इसमें उस डाकियों का मानवीकरण अलंकार का प्रयोग करते हुए शरद ऋतु से उपमा कर दिया गया है। आलोक धनवा जी की ये बहुत बड़ी कुशलता होती है जो एक शरद ऋतु को एक डाकिये के साथ ला के खड़ा कर देते हैं। आइए देखा जाए पतंग के माध्यम से, अपने पतंग नामक रचना की कल्पना के माध्यम से वह इन आने वाले जो बच्चे हैं या बच्चों के समूह को क्या संदेश देना चाहते हैं वह इसमें बताने का प्रयत्न किया जा रहा है। ऐसे स्थिति में आप देखेंगे कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ। कैसे सबसे तेज बौछारें गई, यानी सबसे तेज बौछार मतलब जब से ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, किस ऋतु में होती है, कब होती है, वह गई, भादो गया। यानी सबसे ज़्यादा बरसात जो होती है, वर्षा होती है, वह सावन और भादो के महीने में होती है। इस तरह से भादो महीने के जाने के बाद सावन भी उसके पहले आने वाला महीना है वह भी चला गया। तो इस तरह से वो कहते हैं कि सावन गया, भादो गया, सवेरा हुआ। उसके बाद से वर्षा ऋतु के चले जाने के बाद जो सवेरा हुआ, देखिए कि सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। लेकिन वह सवेरा खरगोश की आंखों जैसा, तो कुछ मतलब बात आप देखेंगे कि कुछ इधर उधर पंक्तियाँ हैं, लेकिन अब समझने का फेर है कि सबसे तेज बौछारें गई, यानी सबसे तेज जो बौछार गई है का महीना है वह सावन भादो भी गया। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, जो खरगोश है, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। तो इस तरह से कहते आलोक धनवा जी कहते हैं कि वर्षा ऋतु में जो बादलों से तेज बारिश होती है अब वो समाप्त हो चुकी है। और साथ ही साथ भादों का महीना भी, जिसमें काली घटाएं हमेशा आकाश में क्या होती हैं, छाई रहती हैं, बारिश होती है, वह भी पूर्ण हो गया, यानी भादों भी चला गया। अर्थात अब अंधकार खत्म हो रहा है, उजाले से भरा हुआ नया सवेरा हो रहा है। तो सवेरा हुआ, तो यह सवेरा हुआ के पीछे बहुत गहरा अर्थ है कि जो अंधकार है, अंधकार समाप्त हो रहा है, नया सवेरा हो रहा है, अर्थात अज्ञानता जा रही है और ज्ञानता का प्रकाश हो रहा है। जिस प्रकार खरगोश की आंखें चमकती हैं, खरगोश की आंखों जैसा मतलब जिस प्रकार से खरगोश की आंखें चमकती हैं, उसी प्रकार शरद ऋतु की सुबह लाल रंग से चमक रही है। उसी प्रकार से शरद ऋतु की सुबह लाल रंग से चमक रही है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, और इस तरह से कहते हैं कि अंधकार के खत्म हो जाने के बाद जो सवेरा हुआ, वह सवेरे का जो दृश्य है उस दृश्य को आलोक धनवा जी ये बताने का प्रयास करते हैं कि खरगोश की आंखों जैसी चमकती हुई
उसी प्रकार शरद ऋतु की सुबह लाल रंग से चमक रही है। सभी दिशाएं खिली हुई हैं। इस तरह के मौसम में सभी दिशाएं क्या हुई हैं? खिली हुई हैं। आसपास साफ दिखाई दे रहा है, पूरा वातावरण साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। शरद रूपी प्रकाश जिसमें सब हरा भरा खुशहाल दिखाई देता है। इस तरह से कहते हैं कि जो शरद रूपी जो प्रकाश है और शरद रूपी रूप जो शरद ऋतु का जो मौसम है, कहते हैं शरद रूपी प्रकाश जिसमें सब हरा भरा खुशहाल दिखाई देता है, वह अंधेरे भादों के फूलों को पीछे छोड़कर आ गया। इस तरह से कहते हैं कि शरद ऋतु जिसमें काफ़ी साफ सुथरा स्वच्छ दिखाई दे रहा है, वह अंधेरे रूपे भादों महीने को पीछे छोड़ के चला आया। आगे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या है कि कहते हैं कि शरद ऋतु का मानवीकरण कहते हुए कवि कहता है। अब मानवीकरण क्या होता है? प्रकृति का किसी मानव के रूप में स्वभाव में परिवर्तित करके वर्णन करना ही मानवीकरण अलंकार का प्रयोग होता है। शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है कि शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है कि वह एक डाकिये के समान अपनी सुंदरता की साइकिल चलाते हुए अपनी सुंदरता की साइकिल चलाते हुए और बार बार उसकी घंटी बजाते हुए सूर्य के प्रकाश से चमकीले आसमान की सुंदरता, ओस की बूंदों की चमक, प्रकृति के अनेक सौंदर्यमयी दृश्य को दिखाते हुए शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चों। अब देखिए, अब समझ में थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है कि डाकिया कहाँ से आ गया। तो आप देखिए शरद ऋतु का मानवीकरण कर दिया गया है और वह डाकिया कर दिया गया है। शरद ऋतु किसके समान हो गई है? डाकिया। जिस प्रकार डाकिया अपनी चमकीले साइकिल के माध्यम से घंटी बजाते हुए और भादों महीने रूपी पुल को पार करते हुए और आ जाता है, तो आता कैसे है? सूर्य के प्रकाश से चमकीले आसमान की सुंदरता, और जब आता है वो उसकी बूंद लेके भी आता है। प्रकृति के अनेक सौंदर्यमयी दृश्य को दिखाते हुए शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चे के समूह को पतंग उड़ाने का निमंत्रण देती है। इस पतंग उड़ाने वाले जो बच्चे हैं, उस बच्चों के जो समूह है, उस समूह को देखिए लिखा हुआ है कि पतंग उड़ाने वाले बच्चे के झुंड मतलब समूह को चमकीली इशारों से बुलाते हुए, वह अपने चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। और इतना ही नहीं, वह जो आकाश गंगा है, उस आकाश गंगा को इतना मुलायम बनाते हैं, इतना साफ सुथरा और निर्मल बनाते हैं कि जो पतंग है वह आकाश की अधिक से अधिक सीमाओं तक उड़ सके। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि वह पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ें उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज़ उड़ सके, और दुनिया का सबसे पतला कागज़ भी क्या हो सके? उड़ सके। बाज की सबसे पतली कमानी उड़ सके, बाज की पतली से पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों कितनी नाजुक। और इस तरह से बच्चे कहते हैं समूह को पतंग उड़ाने का निमंत्रण देते हैं, अर्थात शरद ऋतु की सुंदरता बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और उन्हें अपने साथ खेलने के लिए बाधित होती है, और इस तरह उनको अपने साथ खेलने के लिए बाधित होती है। आगे वो बताते हैं कि जो बच्चे होते हैं, कभी कहता है शरद ऋतु की सुंदरता की चमक बच्चों की पतंग उड़ाने के लिए अपनी ओर आकर्षित कर रही। कहते हैं कि शरद ऋतु की जो सुंदरता है, की जो चमक है, वह बच्चों को अपनी तरफ पतंग उड़ाने के लिए आकर्षित कर रही है। इस तरह से शरद ऋतु कहते हैं, शरद ऋतु प्रकृति की चमक सुंदरता के संकेतों से
इन्हें बुला रही है और इस तरह प्रकृति की सुंदरता और संकेतों इन्हें बुला रही है। यह आसमान को इतना कोमल, साफ और विस्तृत बना देती है। यह आसमान को इतना कोमल विस्तृत बना देती है, पतंग को उसमें उड़ने का पूरा स्थान मिल सके। एक बार दोबारा फिर सुन लीजिए कि उसमें पूरा स्थान मिल सके और पतंग अधिक ऊंचाई तक उड़ सके। बसंत की सुंदरता ऐसे स्वच्छ वातावरण को उत्पन्न करती है। जो बसंत ऋतु है, ऋतुओं का ऋतुराज किसे कहा जाता है? बसंत ऋतु कहा जाता है। और बसंत ऋतु की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि बसंत ऋतु में जो पेड़ पौधे होते हैं, पुराने पेड़ों के पत्तों का परित्याग करते हैं और नए पत्तों को धारण करते हैं। तो कहते हैं बसंत के इस तरह से हम ये कह सकते हैं, लेखक के रचनाकार ये बताने का प्रयास करते हैं कि बसंत की सुंदरता ऐसे स्वच्छ वातावरण को उत्पन्न करती है कि इसमें रंग बिरंगी हल्की फुल्की विभिन्न प्रकार की पतंगें सारी दुनिया में उड़ाई जाती है। इस मौसम में बाँस की पतली छड़ी से तथा पतले से कागज़ की बनी हुई पतंगें आकाश में सभी ओर से संसार के सभी हिस्सों से उड़ती है। इस तरह से वह यह बताने का प्रयास करते हैं कि संसार की एकदम पतली सी कागज़, पतली सी लकड़ी, जो बच्चों की कल्पना के माध्यम से और उनके उत्साह के माध्यम से वह आकाश में उड़ती है, भरपूर आनंद उठाया जाता है। पतंग को उड़ाते समय इनका भरपूर आनंद उठाया जाता है। बच्चों द्वारा खुशी के साथ सीटियाँ बजाई जाती हैं। किलकारियाँ, विभिन्न हर्ष ध्वनि की गूंज सब ओर फैल जाती है। और इस तरह से विभिन्न हर्ष ध्वनि की गूंज, जब पतंगें आकाश में उड़नी शुरू होती हैं, आकाश को चूमना शुरू कर देती हैं, तो बच्चे काफ़ी प्रसन्न होते हैं, किलकारियाँ करना शुरू करते हैं, उनकी हर्ष की ध्वनि चारों तरफ आकाश में फैल जाती है। इस सुनहरे लाल मौसम में तितलियाँ भी पतंगों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हैं। तितलियाँ भंवरों द्वारा कोमल उड़ान भरी जाती। जिस तरह से भंवरे अपने उड़ान के लिए मशहूर होते हैं, तितलियाँ भी उसी तरह से कोमल उड़ानें भरनी शुरू करती। अर्थात पतंग उड़ाते समय बच्चे, बड़े, बूढ़े और जवान आदि भी आनंद का अनुभव करते हैं। पतंग कोई भी उड़ाए, लेकिन कहते हैं रचनाकार कि बड़े हों, बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हों, किसी भी अवस्था का व्यक्ति हो, वह पतंग को देखता है तो बड़ा आनंद होता है। तितलियाँ भंवरों कोमल उड़ान भरी जाती है। अर्थात पतंग उड़ाते समय बड़े, बच्चे, बूढ़े और जवान आदि भी आनंद का अनुभव करते हैं। इस बसंत ऋतु का पूरा आनंद उठाते हैं। लोग बसंत ऋतु का पूरा आनंद उठाते हैं। बाल सुलभ क्रियाओं को पतंगबाजी द्वारा प्रस्तुत किया है। यहाँ जो रचनाकार हैं वह बाल सुलभ जो क्रियाएं हैं उसको पतंग के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पतंग इन सभी विशेषणों द्वारा बच्चों के चंचल, स्वच्छ, हल्के मन का स्वभाव का पता चलता है। क्योंकि बच्चों के जो स्वभाव होते हैं वह स्वभाव उनके तालियां बजाने से, सीटियां बजाने से, किलकारियां करने से वह सब हमें दिखाई देते हैं, यह पता चलता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि इस पतंग के माध्यम से जो कवि आलोक धनवा जी हैं वह हमें यह संदेश देने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से जो यह संदेश होता है वह किस प्रकार से लोगों के जीवन में अपने आप में होता है, और लोग बच्चों के माध्यम से अपनी भावनाओं को अपने पतंग के माध्यम से किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से यहाँ हम यह भी जान सकते हैं कि किस प्रकार से वह अपनी भावनाओं को इन बच्चों के माध्यम से और उनके इस पतंग के माध्यम से लोगों तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही।